हमें लोग ऐसे लेने हैं जो कि प्रोफेशनल हों और क्रिकेट बोर्ड को सही तरीके से चला सके। तो लीडर आपको एक चाहिए होता है, बहुत सारे लीडर। अभी इतना कमर्शियल हो गया, इतना पैसा हो गया कि किसी के समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ खर्च करें। अगर ये आईसीसी का पैसा बंद हो जाए तो हम कहाँ पे खड़े होंगे, हम डोमेस्टिक भी नहीं करा पाएंगे। बांग्लादेश को अगर इम्प्रूव करना है तो पहले वो अंडर 19 लेवल पे अपना बेहतर किया, इसीलिए हम फाइनल खेले थे हमारा। इंटरनल पॉलिटिक्स इनकी भी बहुत ज़्यादा थी, वो आपने देखा होगा, जिसकी वजह से टीम खराब हुई, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेला ये लोग। हम लोग जो स्टांस है, हमारा खेलने का जो स्टाइल है, थोड़ी बॉडी अपर साइड पे वाइट बॉल की तरह है, क्योंकि आपकी अपर बॉडी से बाबर आजम हो या शान मसूद हो या सऊद शकील हो जाए, जिसको भी देखें अपर बॉडी आप सिर्फ देखिएगा, नीचे का नहीं, ऊपर होगी। जब जाएंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान खालिद और आज हम मौजूद हैं इन शॉर्ट के एक और वीडियो सेक्शन में, जहाँ पे आज हमारे साथ एक क्रिकेट की मारूफ शख्सियत मौजूद है जिनका मैं इंट्रोडक्शन अभी आपको कराता चलूँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ जो ज़्यादा बेहतर होगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि दुनिया का दूसरा मकबूल तरीन खेल बन चुका है, और अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहाँ पर क्रिकेट ना देखी और ना खेली जाती हो। एक ऐसा खेल जिसने हमें नामवर खिलाड़ी दिए, जिन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक फतह दिलवाई, और उस खिलाड़ियों में से आज एक मशहूर विकेट कीपर बैटर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 11 साल तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 166 वनडे इंटरनेशनल और 37 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को सर्विसेज अंजाम दी। हमारे साथ मौजूद हैं मायनाज़ विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद द शो। दिशान कहते हैं, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जबरदस्त। राशिद भाई, क्रिकेट की बात करें और आपके दौर में जो क्रिकेट खेली जाती थी और आज के दौर में जो पाकिस्तान क्रिकेट जहां पहुंच चुकी है, उसका अगर मुवाजना करें तो 11 साल तक आपने क्रिकेट खेली, और उस दौर में ऑल्दो हमारे पास ऐसे नाम मौजूद थे जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, वहाँ जब उन प्लेयर्स मौजूद थे। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज़ जीती, 97-98 का जिक्र करें, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारा, इंग्लैंड को हम इंग्लैंड में मारते थे, और शारजा की जब बात करें तो इंडिया हमारे करीब करीब भी नहीं आता था। लेकिन आज ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है कि हमें शायद कहीं ना कहीं मिनोज ऑफ क्रिकेट कंसिडर किया जाता है। पहुँच नहीं गई, पहुँचाया गया है। लास्ट 2 ईयर से आप कह सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। हम 21 का वर्ल्ड कप देखते हैं, दुबई में जो यूएई में हुआ, उसमें हम सेमीफाइनल खेल सकते थे फाइनल, और मैथ्यू वेड बहुत अच्छा खेले। फिर 22 में ऑस्ट्रेलिया में हम खेले, और उसके बाद फाइनल खेले थे। उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया पाकिस्तान क्रिकेट का। उसमें ब्लेम किसको देंगे, प्लेयर्स को दें या मीडिया को दें या क्रिकेट बोर्ड को दें या पॉलिटिकल पार्टीज़ को दें, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। हमारे यहाँ जो चेयरमैनशिप है वो बहुत ही कम टाइम के लिए ली जाती है, क्योंकि ऊपर ही आपके इलेक्शन हो जाते हैं या वैसे ही आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है कि पैटर्न इन चीफ होते हैं, वो चेंज कर देते हैं। चाहे मानी साहब का दौर हो, रमीज़ राजा का दौर हो, नजम शेट्टी हो, इतका अशरफ हो या नकवी साहब हो, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए इनको, 3 से 4 साल का मिलना चाहिए। कि 1 साल आपका वैसे ही निकल जाता है ब्लंडर्स करते हुए। जब आप सोचते हैं ब्लंडर्स हो गई, अब ठीक करूँगा, तो दूसरा आपकी जगह ब्लंडर्स करने आ चुका होता है। तो 5 साल में 2 दफ़ा तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ब्लंडर्स हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें रिपीट करूँगा क्योंकि काफ़ी शोज करने होते हैं, लेकिन सवाल एक ही होता है याला। शादाब को कप्तान बनाया अगेंस्ट अफगानिस्तान, सिटी साहब ने, ख्वाब आया होगा ना। एक तो सहाफ़त की दुनिया का बड़ा नाम है वो, लेकिन क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम नहीं है। सही, ठीक है। PSL स्टार्ट लिया उन्होंने, लेकिन एक पूरी टीम थी ज़का अशरफ साहब के ज़माने में, जिन्होंने हारून लॉगार्ड के ज़माने में तैयार करके रखा हुआ था। उन्होंने आके सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है, उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन सहाफ़त से जुड़े हुए उनको बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। कप्तान वो बनाएंगे, सिलेक्शन कमेटी वो बनाएंगे, 1 मैन शो होता है PCB का चेयरमैन, इसीलिए हर कोई आना चाहता है। आ गए वो, शादाब को कप्तान बनाया, फिर वो हटा दिए गए, फिर वापस आ जाते हैं, बाबर आजम आ जाते हैं। जब वर्ल्ड कप से हारते हैं तो ज़का साहब चेंज ऊपर हो गए ना, उनको समझ में आता है नहीं आता, उनके कान में कोई बोलता है सर शाहीन अफरीदी ज़्यादा अच्छा कप्तान है, 2 PSL जीते हुए हैं, शाहीन को बना देते हैं। इसमें प्लेयर्स की भी गलती है कि वो क्यों मान गया शाहीन जब आपका कप्तान वहाँ मौजूद था। उसके बाद नकवी साहब आ गए और वहाँ पे वापस लेके आ जाते हैं आपको बाबर आजम को ले आए, तो फिर शाहीन अफरीदी। वहाँ से रिफ्ट लगता है कि, यकीन नहीं है लेकिन लगता है कि वहाँ से टीम के अंदर रिफ्ट शुरू हुई जो अब तक चल रही है।
मसला यही लग रहा है कि यही प्लेयर थे, यही टीम थी जो कि 2 साल पहले परफॉर्म कर रही थी, और अब क्या ऐसा हो गया, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाह रहे, जिसमें मैनेजमेंट पीसीबी अथॉरिटी का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। नाम किसी का क्या लेना, लेकिन वो चाहते हैं कि डिवाइड करें और रूल करें, जैसा हमेशा से हुआ है। अब उनको अंदाज़ा नहीं था टीम यहाँ तक पहुँच जाएगी। उन्होंने हिट किया था सबसे पहले, अगर नोट करें, रिजवान को किया था उन्होंने। रिजवान तो ऐसा गट्सी प्लेयर था, वो परफॉर्म करते हुए चला गया। उससे पहले सरफराज के साथ अटैम्प्ट किया था नुमानी साहब के ज़माने में, वो सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन सरफराज लगा रहा है और अभी तक टीम के साथ आज भी कीपिंग कर रहा है। वो आज भी वो स्क्वाड का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है, तो लगे रहते हैं ये लोग। वो वाला, इसके अलावा बहुत सारे अटैम्प्ट हुए, शाहीन के साथ हुआ, बाबर के साथ हुआ, रिजवान के साथ हुआ। इनको ये अंदाजा नहीं था कि टीम इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस पे आ जाएगी। अब ये खुद सही करना चाहेंगे, अभी तो ठीक नहीं होगा। तो इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई, प्लेयर्स पावर को तोड़ना भी आ गया, पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी भी आ गई, और मीडिया का किरदार भी आ गया। यहाँ पे जगह जब ने एक चैनल को सरकारी चैनल की तरह यूज़ किया था, आपने देखा होगा, अगेंस्ट बाबर आदम किया था। सही। तो वो बैकफायर किया उनको, बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, चैनल ने भी माफ़ी मांगी। तो मीडिया और सारे मिल के एक अथॉरिटी बनती है, बोर्ड बनती है, और पाकिस्तान क्रिकेट चल रही होती है। सब अलग डायरेक्शन पे हैं, सब अलग गलत डायरेक्शन पे हैं, जिसकी वजह से इस टीम में प्रॉब्लम्स आई हैं। यही चीज़, यही सब कुछ बीसीसीआई में भी रहा होगा जब रोहित शर्मा आ गए थे, विराट कोहली की जगह आ गए थे, तो वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। वहाँ तो गंगोली हट जाते हैं, रोजो भी नहीं आ जाते हैं, ठीक है। जय शाह मुस्तकिल वही है, कांस्टेंट है वो। तो लीडर आपको एक चाहिए होता है, बहुत सारे नहीं जाते। वहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही एक तरह से, लेकिन वो सही तरीके से प्रोफेशनल हायर किए हुए हैं, बीसीसीआई हो या उनकी डोमेस्टिक हो या आईपीएल हो, जिस तरह से वो गेम को लेके गए, एक चीज़ भी बाहर नहीं आई, हमारे सारी चीज़ें बाहर आ गई। और अब जैसे आपने सवाल किया, हर कोई ये सवाल कर रहा है अब क्या बनेगा, इससे वर्स्ट हम आ नहीं सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे भी वर्स्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। जो चीज़ यूज़ की है, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, हमें लोग ऐसे लेने जो कि प्रोफेशनल हों और क्रिकेट बोर्ड को सही तरीके से चला सकें। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, पहले भी होते आए हैं, वो डिफरेंट ब्रीड थी। जो अगर हम बात करते हैं 90s की ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, इवन 2000 तक हम देखते हैं, वो डिफरेंट लोग थे। अभी इतना कमर्शियल हो गया, इतना पैसा हो गया कि किसी के समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ खर्च करें। और ये तो आईसीसी से हमें पैसा मिल रहा है, और हॉकी में देखें नहीं मिलता था तो वो गए। अगर ये आईसीसी का पैसा बंद हो जाए तो हम कहाँ पे खड़े होंगे, हम डोमेस्टिक भी नहीं करा पाएंगे। ये हमारा एक इशू है। एग्जैक्टली राशिद भाई, मेरा अगला सवाल यही है कि हमने पिछले चंद 4-5 साल में देखा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बोर्ड के चेयरमैन तब्दील हुए, और जो चेयरमैन आया वो अपनी नई एक स्ट्रैटेजी लेकर आया। हमने देखा कि हमें ऐसी ड्रॉप इन पिचेस का जिक्र किया गया और अपने फ्लैट रोड्स बना के दिए जहाँ पे बैटर्स को आसानी मिली और हम बॉलर्स अपने करियर ना बना सके। चाहे हम शाहीन आफरीदी की बात करें, नसीम शाह की बात करें, ऑल्दो दे वर्क टायरसली हार्ड बट दे वेंट विकेटलेस। ऐसी पिचेस पे जहाँ पे बैटर्स के लिए आसानी थी बैटिंग करना। फिर वहीं चेयरमैन एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान जूनियर लीग का, जहाँ पे बच्चों को T20 क्रिकेट जो कितना कमर्शलाइज हो गया है, एक ग्रास रूट लेवल पे जब आप इनको लॉन्गर फॉर्मेट का आदी बनाना चाहते हैं ताकि उनका फिटनेस लेवल इस तरह का हो कि वो आगे जाके लॉन्गर फॉर्मेट में सर्व कर सकें, वहाँ पे T20 क्रिकेट में उनको फ़रोग दी गई कि वो T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलें। फिर हम अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जिस तरह आपने इंडिया का जिक्र किया, उनका एक प्री प्लान स्ट्रक्चर है कि आपने दुलीप ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, फिर IPL है, तो एक सिस्टमेटिकली उनका जो अक्टूबर-नवंबर से फर्स्ट क्लास सेशन स्टार्ट होता है जो लेट नेक्स्ट ईयर तक चलता है। लेकिन हम पाकिस्तान का जिक्र करें तो किसी साल हमें पाकिस्तान जूनियर लीग देखने को मिलती है, इस साल आगे चैंपियंस वनडे कब आएगा, अगर चेयरमैन आगे चेंज होता है तो वो अपनी नई पॉलिसी लेकर आएंगे। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, क्या आप समझते हैं कि ये एक ऐसी वजह है क्योंकि अब आगे हमने अगर वनडे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है लेकिन हमारी टीम ज़्यादा टेस्ट मैच या T20 क्रिकेट खेल रही है, तो हमें प्री प्लान करने की ज़रूरत है, हमें एक डिफाइंड मॉडल बनाने की ज़रूरत है कि यही स्ट्रक्चर फॉलो होता रहेगा और उस हिसाब से फिर हम अपने टूर्स प्लान करेंगे। हर साल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है क्योंकि चेंज बोर्ड भी चेंज होता है, और बहुत सारे लोग जो बोर्ड में काम कर रहे हैं वो चेंज नहीं होते। काम तो उनको करना है, वो जो हुक्म होता है उसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। अभी 19 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके 14 का आपने यूज़ किया, लेकिन टीम तो अब 6 टीम थी मानी साहब के वक्त में फर्स्ट क्लास की, 5 आपने कर दी, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर था इसलिए आप इस पर आ रहे हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 14 का है क्योंकि वो आपको सूट करता है कि आप चेयरमैन आ सकते हैं, कोई भी हो चेयरमैन आ सकते हैं, अब रीजन
का गवर्निंग बोर्ड बना सकते हैं, अपनी मर्जी का गवर्निंग बोर्ड बन जाएगा। और डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बराए नाम आ चुकी है इसके अंदर। तो वीक स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट का, स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते आप। और ये अगले साल कोई और आ जाएगा, वो चेंज कर देगा। इंडिया का देख लें, शेफील्ड शील्ड देख लें, कैरिबियन का देख लें, आप इंग्लैंड का देख लें, साउथ अफ्रीका, इनकी 150 साल पहले जो शुरू हुई थी थोड़ा बहुत चेंज आया होगा। काउंटी चैंपियनशिप देख लें, शेफील्ड शील्ड देख लें, इवन रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी की बात की है, मुश्ताक अली ट्रॉफी है। तो ये चेंज नहीं करते हैं, भले बोर्ड चेंज होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहते हैं तो बेहतर तरीके से रह सकते हैं। कभी हम रीजन खिला देते हैं, कभी एसोसिएशन खिला देते हैं, कभी डिपार्टमेंट आ जाता है, कभी पेंटुंगुलर आ जाता है। रीजन की भी इनकी टीम होती है, सेंट्रलाइज है सारा बोर्ड। ये 5 टीम जो बनेगी ये भी सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा आपको, रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे विद इन द बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आने पड़ेंगे, वरना आए दिन ऐसे वाकयात होते रहे, बढ़ते जा रहे हैं। वाकयात तो नहीं सानिया है, वही अब तो सानिया हो गया ना ये तो बिल्कुल, तो बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी है, जो जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत अच्छी टीम है। उनका स्ट्रक्चर भी अगर देखें ना, वो आज फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं किया उन्होंने। आप 2020 के अंडर 19 का फाइनल के नाम देखिएगा ज़रा, जो वाइट बॉल में कुछ प्लेयर हैं, या अभी जो 2 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, महमूद हसन हो गए और अशरफुल है, नाहिद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो पहला शरीफुल, ये उस अंडर 19 का हिस्सा थे। तो एलन लॉर्डन वगैरह इनके देखा होगा, आप पास में जाएंगे तो ये काम कर रहे थे, बॉलिंग कोच थे, और वो ग्रास रूट पे भी काम कर रहे थे कि हमें पेस पे जाना पड़ेगा। बांग्लादेश को अगर इम्प्रूव करना है तो पहले वो अंडर 19 लेवल पे बेहतर किया, इसीलिए हम फाइनल खेले थे वो वाला। इनफैक्ट फाइनल जीते भी थे शायद इंडिया के खिलाफ। तो अगर अंडर 19 लेवल पे आप बेहतरी लेके आ रहे हो, जहाँ साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, पाकिस्तान और इंडिया तो डोमिनेट करते हुए आए हैं ना, वहाँ पे अगर बांग्लादेश आके मैच जीत रही है तो फिर इंडिकेट कर रही है कि हम आगे आ रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स इनकी भी बहुत ज़्यादा थी, वो आपने देखा होगा, जिसकी वजह से टीम खराब हुई, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेला ये लोग। लेकिन जिस तरह से टेस्ट सीरीज खेली है रिसेंट ईयर्स में, 2 साल पहले न्यूजीलैंड को हराया, वो अच्छी इबाद ने शायद आउट किए थे वहाँ पे, काफ़ी इबादत हुसैन ने आउट किए थे, वो इंजरी है उसको। तो इनके पास पेस बैटरी तो आना शुरू हुई, स्पिनर हैं, शकीबुल हसन है, मिराज जो बैटिंग भी कर सकते हैं, और साथ में इतने अच्छे इनके पास बैट्समैन हो गए टेक्निकली अगर देखा जाए तो। इस स्ट्रेस में सिर्फ वो टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ। हम लोग जो स्टांस है, हमारे खेलने के जो स्टाइल है, थोड़ी बॉडी अपर साइड पे वाइट बॉल की तरह है। जब बॉल आगे आती है तो लेट हो जाते हैं, फॉरवर्ड आते हैं ना। सेकेंड इनिंग अगर मैंने गौर से देखी तो 8 प्लेयर्स फ्रंट फुट पे आउट हुए हैं, क्योंकि आपकी अपर बॉडी, चाहे बाबर आजम हो या शान मसूद हो या सऊद शकील हो जाए, जिसको भी देखें अपर बॉडी आप सिर्फ देखिएगा, नीचे का नहीं, ऊपर होगी। जब जाएंगे यहाँ पे बांग्लादेश के प्लेयर की बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा है, हाफ बॉडी का बैलेंस नहीं, पूरी बॉडी का। जब बॉल रिलीज होती है तो उनका ये साइड नीचे की तरफ होती है और बॉल को सही तरीके से सिंगल डबल ले सकते हैं और उसी को मूव कर सकते हैं। और लेंथ की बॉल को इस पिच पे जहाँ पे थोड़ी सीम या स्विंग हो रही है, उसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। हमारी पेस थोड़ी कम थी जिसकी वजह से, तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने वर्क किया अपनी डोमेस्टिक में, अपनी प्रैक्टिस सेशन में ये चीज़ें की हैं। हम शायद सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, ऐसे हम टॉस जीतेंगे, उनको बैटिंग कराएंगे, 2 घंटे में आउट करेंगे, फिर हम 200 रन की लीड ले लेंगे। आसान नहीं है, हर एक के बस का काम नहीं है। तो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम नजर आ रही है काफ़ी टाइम से। वनडे में आ चुकी है, वर्ल्ड कप में, T20 में अमेरिका से हारे हम, आयरलैंड से हारे। अब देखते हैं कि क्या लाएमल होता है PCB का। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है राशिद भाई, आपने जैसा जिक्र किया, हम वनडे में 2023 के वर्ल्ड कप में हमने स्ट्रगल किया, अफगानिस्तान जैसी टीम ने हमें हराया एक 1 साइडेड अफेयर में। T20 वर्ल्ड कप की बात करें, हम हारे, हम USA से हारे, हम इंडिया से एक बहुत करीबी मैच जो हम जीत सकते थे और हमें जीतना चाहिए था, हम वो हारे। उससे पहले आयरलैंड ने हमें एक मैच में शिकस्त दी। तो एक टेस्ट मैच एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें हालिया, ऑल्दो हमने ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश सफ़र किया, लेकिन उससे पहले हमने श्रीलंका में जाके 2-0 हराया था। और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी प्लेइंग 11 इतनी स्टेबल हो गई है कि एटलीस्ट वो होम कंडीशन में बांग्लादेश के खिलाफ तो जीत जाएगी। एज अ मैटर ऑफ स्पीक हम बात करें तो शायद बांग्लादेश ऑलमोस्ट करीब होगी दूसरा टेस्ट मैच भी जीतने के। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास प्लेयर्स का पूल बहुत कम है? जो प्लेयर्स हम T20 वनडे में खिलाते हैं उन्हीं को हम ज़्यादातर टेस्ट मैच में चांस दे रहे हैं और हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ मौजूद नहीं। क्योंकि अगर हम यही नज़र इंडिया पे डालें
और चंद साल में जो हम पैटर्न फॉलो करें, एक मेगा टूर्नामेंट खत्म होता है, नेक्स्ट वीक या विद इन 10 डेज वो दूसरी बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हैं। लेकिन उनके पास वो क्योंकि आगे अपनी बेंच स्ट्रेंथ को इतने मौके, इतने मौके दे चुके होते हैं, तो इनके पास एक पूल ऑफ प्लेयर्स है, एक 30 पूल प्लेयर्स मौजूद है जिनमें से वो कोई भी प्लेइंग 11 या स्क्वाड ऑफ 16 सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारी जो करंट प्लेइंग 11 में जिसमें बाबर आजम हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, सऊद शकीर हैं, इनमें से अगर हम 2-3 नाम रिप्लेस करने की कोशिश करें या इनको रेस्ट देने की कोशिश करें, तो क्या हमारे पास बैकअप ऐसे प्लेयर्स हैं जो आके पाकिस्तान टीम को संभाल सकें? नहीं, प्लेयर तो पाकिस्तान में एक ही गेम है, वो क्रिकेट है। खेलने वाले का इशू नहीं है, खिलाने वाले का इशू रहता है। ये बात की ना, आपने इंडिया की बात की या किसी और कंट्री की हम बात करते हैं, देखिए इसमें आपने जो बात की तीनों फॉर्मेट को मिक्स किया होगा, इसके अंदर सारी चीज़ें देखी होंगी कि हम वनडे भी हार गए, T20 भी हार गए, टेस्ट भी हार गए। सिर्फ आप टेस्ट टीम को ले लीजिएगा, टेस्ट टीम चेंज नहीं होती किसी की भी, अच्छी टीम की। इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा है, टेस्ट में करेगा आगे जाके, लगता है। वो क्या है कि उनके जो एक फॉर्मेट वाले प्लेयर हैं हल्के हल्के से फेड ऑफ होते रह रहे हैं। पुजारा जैसे था, रहाने के पास दोनों, फिर फात और शामी शायद ऑन एंड ऑफ रहेगा। पाकिस्तान में हमने अजहर अली को रेस्ट करा दिया, टाइम हो गया था चलें। उससे पहले असद शफीक को आपने, ये एक फॉर्मेट वाले प्लेयर बता रहा हूँ, असद शफीक भी चले गए, फिर फवाद आलम भी, 3 आपके प्लेयर आज तक खेल सकते थे, आज के टेस्ट में खेल सकते थे। फिर अब्बास से जो टेस्ट के बॉलर थे वो भी चले गए, फिर यासिर शाह थे। ये 5 प्रीमियर प्लेयर थे, पाकिस्तान को जिताते हुए आए हैं। 2 साल पहले की ये टेस्ट क्रिकेट लेंगे तो यही प्लेयर्स थे सारे। इनको चेंज किया कि जो आता है अपनी मनमानी करता है। टेस्ट क्रिकेट इतना इजी फॉर्मेट नहीं है, पेशेंस चाहिए आप, उसका मिजाज ही अलग है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। तो ये जिनके नाम लिए मैंने, इनको किसके दौर में और किन लोगों ने ड्रॉप किया। जहाँ पे शान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए तो उस वक्त आपने ड्रॉप कर दिया, जब आपको ड्रॉप करना चाहिए तो आपने कप्तान बना दिया। तो खिलाने वाले का फर्क आ गया ना। तो ऑस्ट्रेलिया की मैं अभी हमेशा यही बात करता हूँ, पिंडी टेस्ट निकाल के देखिएगा जो पाकिस्तान में हुआ था 2022 में, डीमेरिट पॉइंट मिला था उसमें, वार्नर, ख्वाजा, लवेशन, स्मिथ। उसके बाद पाकिस्तान टीम अभी गई थी, एक चेंज थी, ग्रीन अनफिट हो गया तो मिचेल खेला था। ये फ़र्क है बड़ी टीम का, और इंडिया का भी है कि वो कम प्लेयर चेंज करते हैं। अब हम टेस्ट में चेंज कर रहे हैं। अभी आप निकाल के देख लें कितने प्लेयर खेल रहे हैं उस टीम के, रिजवान और बाबर ही होंगे ना। अब्दुल्ला शफीक हैं जो ओपनिंग कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक की जगह। तो आप क्या करना है, टेस्ट टीम को चेंज नहीं करना, क्योंकि मैचेस कम होते हैं आपके, 7 टेस्ट मैच हैं, इस साल ज़्यादा हैं। अगर अब्दुल्ला खेल रहे हैं, साइम खेल रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया है तो खिलाएं, फिर पूरा खिला दें। इमाम को किस लिए ड्रॉप किया, माइंड सेट आपने चेंज किया कि नहीं हम तेज़ खेलने जा रहे हैं। अरे नहीं हो सकता है, इंग्लैंड फ्लॉप हुई है इसमें तेज़ खेलने में टेस्ट क्रिकेट। बेसबॉल टेक्निक, बेसबॉल में पहले साल जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई सबसे पहले कौन बाहर हुआ था, इंग्लैंड। दूसरे साल कौन बाहर हुआ था, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। इस दफ़ा भी उनके पास 2 टीमें, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड मिल, वो श्रीलंका मिल गई तो वापस आ रहे हैं, वरना 7वें नंबर पे थे ये। तो क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट मिजाज अलग होता है, आपको उस तरह से खेले। अब पाकिस्तान वो लोग आएंगे, यहाँ पे भी हो सकता है कि कामयाबी मिल जाए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, अक्टूबर में आ रहे हैं। तो वनडे T20 के लिए डिफरेंट तरीके से आप देखा जाए, हम लोग सारी चीज़ें ना एक ही तरीके से देख रहे हैं, इसको सेपरेट कर दें। अगर हमें टीम ठीक करनी है तो हमने लोग हायर कर लिए बहुत सारे, हमने ये नहीं डिसाइड किया कि कौन सी टीम ठीक करनी है। अगर मैं T20 सही कर सकता हूँ तो मैं, मुझसे वो काम मत कराओ टेस्ट वाला, मुझसे वो काम नहीं कराओ कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं T20 पे फोकस हो जाऊंगा प्लेयर्स पे। फिर बैकअप स्टाफ हायर किए जाते हैं, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, जब आप डायग्नोज करेंगे ना तो उसके बाद आप काम कर सकते। अब हमने तीनों फॉर्मेट के, क्या ये ड्रॉप कर दो, ये ड्रॉप कर दो, ये ड्रॉप कर दो, जिस तरह आपने कहा इनको ले आओ, ये तो बहुत आसान हल हुआ, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, आप फ्लॉप हो जाओगे। फिर इसमें देखें टीम कैसे बनती है, जैसे आपको अजहर अली को अगर खुदाफिज बोलना था ना तो तीनों को साथ नहीं निकालना चाहिए था। विद इन 6 मंथ आपकी बैटिंग कोर चली गई पूरी, चाहे वो फवाद आलम की सूरत में थी या असद शफीक थे, या असद शफीक को आपने सेक्टर बना दिया। अभी वो छोड़ी ही नहीं, फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। मैं अप्रोच खिलाने वाले की हो गई ना गलत। उसके बाद आपने मेंटोर सरफराज बना, वो अभी टेस्ट में कीपिंग कर रहे हैं। तो सोच देखो ना, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। फिर हम गिला किससे करेंगे, हमें विरासत में ऐसे फैसले करने वाले लोग मिले तो ये तो होना ही था। वो शेर अक्सर उसमें बोलता हूँ, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आपने कुछ जैसे चेहरों की बात की जो बार बार बोर्ड में वापस आते हैं या टीम में वापस आते हैं, जो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर है। अब जैसे कि हम कुछ ऐसे रिटायर्ड क्रिकेटर्स की बात करें जो अब बोर्ड पे किसी न किसी ओहदे पे फाइज हैं, कभी वो एज ए
टेक्निकल कमेटी का हिस्सा होते हैं, आज वो एज अ मेंटर सर्व करेंगे प्रेसिडेंट कप में अपनी साइड को, कभी उनको टीम का मैनेजर बना दिया जाता है, कभी किसी प्लेयर के लिए स्पेशल पोस्ट डिज़ाइन की जाती है कि वो सीनियर टीम मैनेजर हो ऑल्दो वो जूनियर होते हैं। तो ये क्या पीसीबी की ये डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी होती है कि उन्हीं चेहरों को बार बार रोटेट किया जाए ताकि अंदरूनी मामले बाहर ना आए, या क्या रिटायर्ड प्लेयर्स को लगता है कि पीसीबी एक सोने की चिड़िया बन चुका है कि यहाँ से जितना आप हासिल कर सकते हैं? इसमें क्या होता है, वीक सर्विस रूल्स हैं आपके चलते हुए। कोई भी रागीर को या टॉप स्टार को, प्लेयर्स को आप अपने मन के ऊपर 2 मिनट में सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना उसको अपॉइंट कर सकते। अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट के सर्विस रूल की कोड की बात करूं तो उसमें तो ऐसा नहीं है ना। पे स्केल डिफाइंड होता है हर जगह कि 19 ग्रेड में आएगा, 20 ग्रेड में या 17 ग्रेड में, ग्रेड डिफाइंड हुआ। कुछ के अलग होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कितने आगे चल रहे होते हैं। उसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि किस स्केल पे आप लिया जाएगा और फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट है। इस साल नहीं है तो हम इस साल हायरिंग नहीं कर सकते। ये सिर्फ वाइड पीसीबी इदारा है जो कि ले लेता है अपने इसके ऊपर, जो कि लीगली गलत भी हो सकता है। इसीलिए एडवाइजर जब वकार यूनुस आ रहे थे तो किसी ने पिटीशन दाखिल कर दी थी तो वो मेंटोर आ गए और कोई मेंटोरिंग के ऊपर भी कहा गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आए गलत है सही है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप सर्विस रूल सही कर लें। डिमोशन प्रमोशन जो होती हैं, अगर कोई 20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहा है, आपके मन में आता नहीं यार ये सही नहीं चला रहा, मुझे ना किसी और को लेना है, अब उसको नीचे कर देते हैं, तीसरा बंदा हायर करते हैं जो कि उसके बॉस बन जाता है। उसकी जो नौकरी है 20 साल की या 25 साल की, उसका जो तजर्बा है वो तो ज़ाया हो गया ना। ये कल्चर पाकिस्तान में ही नजर आता है। आप फेडरल गवर्नमेंट में अगर जाते हैं, आप किसी भी सरकारी इदारे में, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ प्रमोशन होगी आपकी, वहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होती है, आपकी सीनियोरिटी के ऊपर होती है। हायरिंग भी आपको, अगर मुझे कुछ लेना है तो पहले से मैं ये नहीं बना लेता है इस प्लेयर को मुझे लेना है, या डीजी फाइनेंस कोई आ रहा है, या डीजी आ रहा है, डीजी एडमिन आ रहा है कोई, तो कोशिश होती है कि विद इन द लॉ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले लें। तो हमें भी मेंटोरिंग का कहीं ताल्लुक ही नहीं होगा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे डीजी का नहीं था, जो जावेद मियाँदाद साहब बने हुए थे, वो अच्छे प्लेयर थे लेकिन उनको बनाया था, गलत बनाया था। पिटीशन हुई तो वो हट गए। 13 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 14 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। वो पिटीशन मैंने ही की थी ज़का अशरफ साहब के ज़माने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलीगली तौर पे विद इन द बोर्ड चल रही होती हैं कि बोर्ड मीटिंग में हमने डिसाइड कर लिया, बोर्ड मीटिंग में साइन किया और चले गए। तो ये वीक फैसले होते हैं। जो दूसरा आता है उसको हटा देता है, क्योंकि आपने कोई ऐसा सर्विस रूल बनाया नहीं जो कि गजेटेड हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड हो। वो चीज़ अगर करा लेंगे तो अगर मेरा अपॉइंटमेंट अगर हो जाएगा पीसीबी में तो निकालना मुश्किल होता है। जैसे मैं पोर्ट कासिम से हूँ, अब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ पे, मैं ग्रेड 19 में अगर हूँ, वहाँ से चेयरमैन आके मुझे ऐसे हटा नहीं देगा। फिर उसमें चीज़ें सर्व किया, नहीं उसमें चीजें होंगी ना कि लॉजिक क्या है। पीसीबी में तो आगे हफीज को लेके आया और हफीज को ही हटा दिया, वहाब को लेके आया वहाब को ही हटा दिया, पहले मिसबा और वकार को लेके आया तो उनको भी हटा दिया। ला किस बेस पे रहो, हटा किस बेस पे रहो, ये हमें पता ही नहीं है। कोई एक्सप्लेनेशन सर्विस रूल्स बना लें। बाकी मेंटोर कोई भी आए जाए, प्लेयर्स का पैसा है, प्लेयर्स को मिलना चाहिए। वकार यूनुस हो, शोएब मालिक हो, जो भी है मिलना चाहिए उनको, लेकिन रूल्स के मुताबिक मिलना चाहिए। सर्विस रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे कि कल को हमें अफसोस होगा कि यार वकार यूनुस को हटा दिया, फिर हटा दिया। 4-8 दफ़ा तो हटा चुके हैं ना, 3 बार ऐसा। लेकिन इन लोगों को ना शौक बहुत है पाकिस्तान को सर्व करने का। ये बड़ी बात है। ये पाकिस्तान के इतने दिल से चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वापस आ जाते हैं सर्व करने। दोबारा निकाला जाएगा, फिर दोबारा भी आ जाएंगे ये लोग। इन्होंने अपने क्रिकेटिंग डेज में एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो चाह रहे हैं कि यंगस्टर्स आएँ और उसको कैरी ऑन कर सकें। बिल्कुल करना चाहिए बच्चों को, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान टीम में नहीं। आपको चेंज लेके आना है ग्रास रूट पे, वो नीचे लेवल पे होता है। ये इमारत बनी है ना, हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं इस वक्त। पहले 3rd फ्लोर बनाया था या फाउंडेशन बनी? फाउंडेशन अच्छी कर तो खुद ब खुद ऊपर जाएगा ना फ्लोर। ऐसे ही बस ये सिखाना है इनको। एक्चुअली आपने ग्रास रूट लेवल पे जिक्र किया कि वहाँ पे मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। आप क्रिकेट ग्राउंड मज़ीद यहाँ बनवा चुके हैं, कराची में, इस्लामाबाद में भी एक ग्राउंड की तामीर में आपने काफ़ी किरदार निभाया था। तो अभी मज़ीद जो आपका एक रिसेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें आप नॉर्थ कराची का जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसकी मज़ीद रेनोवेशन और उसकी अपग्रेड पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा जिक्र करें कि किस तरह आने वाले क्रिकेटिंग टैलेंट फ़ायदा हासिल कर सके। ग्रास रूट का काम पीसीबी का है मेनली ना, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में क्रिकेट करवा सकता है, खिलवा सकता है, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकता है। बाकी लोग करते हैं, हम जैसे शौकीन होते हैं कि काम कर लेते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, लैंड दे देती है। केएमसी ने पहले भी लैंड दी थी, अभी भी दी है। तो अभी हम जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, अभी गुलबर्ग में भी लाइट्स हमने चेंज की हैं। महंगा शौक है ये लाइट चेंज करने का शौक महंगा है। अभी लोन लेना पड़ता है, 1 साल तक उतारते रहेंगे हम।
लोगों को तो लगता है कि बहुत कमा रहे हैं, हम लोग कमर्शियल अकेडमी नहीं है। कमर्शियल वेन्यू हम बनाना चाहते हैं नॉर्थ कराची को विद कारवां। उनका भी मोटिव यही है कि क्रिकेट को प्रमोट करना है पाकिस्तान या यूएई में जिस तरह काम कर रहे हैं। उनके 2 ग्राउंड वहाँ पे भी हैं जो काम कर रहे हैं अकेडमी। अजमान में 2 ग्राउंड है, वहाँ मैं गया था अभी। अब उनसे यहाँ पे यही है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट इस वजह से कि जगह बड़ी है, 13.5 एकड़ जगह बहुत ह्यूज है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, सिक्योरिटी रीज़न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले 5 पिचेस थी, हमने अब मेन पिचेस 8 कर दी हैं, अभी घास वास लग रही है उसके ऊपर। प्रैक्टिस एरिया पहले भी बना था 8 विकेटों का, हम 9 विकेटों का एक ही साथ बना रहे हैं। वो पार्किंग है, फिर उसके बाद अरीना में जाएंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाना कैसे है। तो उसमें फुटसॉल भी हो सकता है, पैडल भी हो सकता है, बैडमिंटन भी, और जो फैमिलीज़ के लिए हो वो वहाँ पे आके खेल सकते हैं। और रेवेन्यू जनरेट होगा पर इसी के रेनोवेशन पे ही लगेगा, मेंटेनेंस पे ही लगेगा। कोचेज़ हैं, फिर माली हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा है। यहाँ से हम कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से ग्राउंड को मेंटेन करें। यहाँ पे अच्छी क्रिकेट हो, रमज़ान की क्रिकेट हो, टीवी पे आए, आम क्रिकेट हो, वो भी प्रोडक्शन हमारी अपनी हो, यहीं से हो। और जो प्लेयर्स आएँ उसको हम अच्छे साइंटिफिक वे में कोचिंग करें। हमारा जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि एनडी यूनिवर्सिटी से हमने अभी बात चल रही है, हम चाह रहे हैं कि अपने कोचेस को ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। कोचेस अच्छे होते हैं, नेकेड आई से कोचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में जाएंगे, डिफरेंट कोचिंग है। जिस तरह से हमें चाहिए कि जैसे मेडिकल की रिपोर्ट आती है, उसके बाद आप एक मेडिकल की रिपोर्ट की मार होती है इंसान की ज़िंदगी, अगर गलत आ गई तो वो भागता रहता है, तो वो नेकेड आई से नहीं आ सकती, फिर लैब में भेजा जाता है, बायोमैकेनिक्स हो या डेटा साइंस के थ्रू आप असेस करते हो प्लेयर्स को या गेम को। तो ये हमारी कोशिश है कि इस लेवल पे हम लेके जाएं, और शायद कामयाबी काफ़ी हद तक हो गई है। इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ क्योंकि एनईडी की अभी जो लैब है वो रेडी नहीं हुई। फिर हम कोर्सेज कराएंगे, कोर्सेज भी हम एनईडी के तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल के उनके साथ के 3 महीने 6 महीने के कौन से कोर्सेज होने चाहिए जो कि हमारे कोचेस आराम से सीख सकें। प्रैक्टिकल लेना, ये तो प्रैक्टिकल सीख सकें। लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रैक्टिकल करेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि गेम अगर उनके साथ बायोमैकेनिक्स तो पीएचडी है या कंसल्टेंट है, वो उनको समझा सके कि प्रोफाइल प्लेयर की बना सके कि कौन सी इंजरी है। पहले स्पेल में 140 की पेस है, वो मेजर कर लें हम लोग, फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद दूसरा स्पेल कराते हैं, क्या वजूहत हुई कि यार इसकी पेस कम हो गई, पेस ड्रॉप हो गई, तीसरा कराते हैं या तो इंजरी है कोई। जैसे खुर्रम शहजाद को पहली इनिंग में देखा 140 पे कर रहा था, पर स्विंग के साथ 2 डिग्री स्विंग थी उसकी। अभी सुबह 3 ओवर्स मैंने देखे उसके, 125.5 पे शुरू किया, 129 पे ख़त्म किया 3 ओवर, और आज 3 ही ओवर किए हुए उन्होंने। इसका मतलब है फिट नहीं है वो, कोई ना कोई इंजरीज हैं। ये हाइड कर लेते हैं प्लेयर्स भी और हमारा फिजियोथेरापिस्ट भी, ये हाइड कर लेते हैं। हाइड नहीं करनी चाहिए। हमारे पास पूरी रिपोर्ट होगी ना बायोमैकेनिक्स की, तो वो हाइड नहीं कर पाएगा। आप फौरन सीटी स्कैन कराएं और साथ में एमआरआई स्कैन, जो भी चीज़ें होती है ना उसको यूज़ करें। और मैं अब गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, कह सकता हूँ, प्लेयर्स जब 5 प्लेयर्स को बॉलिंग करने के लिए भेजें ना, बस उनसे शॉर्ट में रखें, शर्ट्स और ट्राउज़र उनका रिमूव करवा के आपको टेपिंग और स्ट्रैपिंग सब नज़र आ जाएगी। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने प्लेयर फिट हैं, कितने अनफिट हैं। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, क्योंकि हम पुरानी पिक्चर्स में देखते हैं तो वसीम, वकार, इवन इमरान खान में जब वो नेट से बॉलिंग करते थे और हमने सुना है कि वो स्पेल पे स्पेल कराया करते थे, तो यही था कि दे यूज्ड टू एडजस्ट शॉट्स और उनके जो भी टेप्स हैं या जो भी जहाँ आपको अंदाज़ा हो जाता था। परसों भी बात कर रहा था एक जगह ना, वो यही थी कि ये इंजरी के बाद आते थे, वसीम भाई हो गए, विकी हो गया या शोएब हो गया, पेस कम नहीं होती, 150 पे आके मारते थे ये लोग। वकार यूनुस का मैं बताता हूँ आपको कहाँ था, हम लोग गए थे साउथ अफ्रीका, देखिए डरबन वाला मैच देखिएगा, वो बहुत अच्छा मैच था, हम लोग जीत गए थे। 150 उसने मुसलसल क्लॉक कर रहा था वो 150, और वो वर्ल्ड कप नहीं खेला था, वर्ल्ड कप नहीं खेला था, वो बैक इंजरी थी, लेकिन उसने इतनी हार्ड ट्रेनिंग की। वहाँ पे सरे में एक जगह थी, वहाँ पे टिम लिस्की इसका ट्रेनर था, याद है, मैं भी गया था थोड़े दिन के लिए उसके पास। इतनी हार्ड ट्रेनिंग की थी ना, उसको ना ऑपरेशन की ज़रूरत हुई, ना किसी दूसरों की ज़रूरत हुई, बोर्ड की ज़रूरत हुई। वो वापस आता है, उसके बाद आप देखें इंग्लैंड सीरीज़ उठा के देख लें, बाद में देखें। शोएब का भी यही होता था कि
इंजरी होती थी, इंजरी प्रोन था, उसको प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत, लेकिन जब आता तो तेज़ बॉलिंग करता था। ये नहीं कि 120 पे आ जाए, 125 पे आ जाए, फिर मैच विनिंग करने की कोशिश करता था। इसी तरह वसीम भाई थे, और भी उमर गुल वगैरह भी तेज़ सही है, शब्बीरा था वो तेज़ सही है। उसके बाद मैं नहीं खेला आमिर के साथ और आसिफ के साथ नहीं खेला हुआ, लेकिन ये जो प्लेयर जिन प्लेयर खेले हैं ना, ये आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। पेस अपनी मर्जी से पिच के लिहाज से वेरी करते थे पेस को। ऐसे नहीं है कि अनफिट हो गए तो पेस डीली कर दें, नहीं, ऐसा नहीं था। अपनी स्ट्रेंथ पे पिचेस हम बनवाते थे, फ्लैट पिचेस पे हम ज़्यादा सक्सेसफुल थे। ये लोग ग्रीन पिच पे बना के खुद ही फंस गए। राशिद भाई, कप्तानी का जिक्र होता है और पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। अब बाबर आजम जिस तरह, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं है जो वो पिछले 2-3 साल में थे, हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि वो टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, T20 वर्ल्ड कप में कुछ खातर का परफॉर्मेंस ना देखने को मिली, और वनडे इंटरनेशनल में भी उनकी फॉर्म थोड़ी सी लीन जा रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि एक मेजर टूर्नामेंट आगे आने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी, जो फरवरी 2025 में पाकिस्तान में खेला जाएगा, और 8 बड़ी टीम्स पाकिस्तान आएंगी, और हम होप कर रहे हैं कि इंडिया भी वहाँ मेगा इवेंट का हिस्सा बने। तो आपको ऐसा लगता है कि बोर्ड को बाबर आजम के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए एज अ कैप्टन, या अगर ना करें तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन क्या हो? क्योंकि हम विकेट कीपर बैटर की बात करें तो बेहतरीन कप्तान साबित होते हैं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, MS धोनी हो, जॉस बटलर हो। आपने भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान टीम को संभाला। आपसे, आप ही के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मोइन खान विकेट कीपर बैटर, उनके इस दौर में हम एशिया कप जीते 2000 में। तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि PSL में भी अच्छी कप्तानी कर चुके हैं, तो हम ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, मोहम्मद रिजवान की तरह, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के रेगुलर प्लेयर हैं? इशू कप्तानी नहीं है हमारा, इशू कप्तानी अब नहीं है। अब तो टीम है, अब या प्लेयर ही नहीं है, नज़र नहीं आ रहे ना। अब वो माहौल कैसे लेके आएंगे जो पहले वाला था, टीम को जेल कैसे करेंगे? कप्तान, अब जो आपने बीज बो दिया, शाहीन और ये मजबूत थे ना, बाबर एक दूसरे के साथ थे, जो आपने बीज बो दिया एक दूसरे के ऊपर कप्तानी के, टेक्निकली गेम खेला ना, इसका असर कहाँ तक पहुँचेगा बोर्ड का अंदाज़ा नहीं था, अब अंदाज़ा हो रहा होगा। जो स्ट्रेंथ थी वही वीकनेस बन गई। फ़खर इनके साथ खड़ा हुआ था, रिजवान, शादाब, बाबर, शाहीन, इमामुल हक, हारिस रऊफ, यू नेम इट, सब साथ थे, सब अलग कैसे हो गए? तो ये आपको ब्यूरोक्रेसी ऐसा करती है ना, उनको अपना फ़ायदा चाहिए था थोड़ा सा। तो ये समझ सकते हैं कि एक बोटी के लिए पूरा बकरा दबा कर दिया इन्होंने। बहुत मुश्किल है। मुझे कप्तान जिसको मर्जी बना दें, जीतेंगे हारेंगे, टीम खड़ी नहीं होती यार, मुझे नहीं लगता इतने आराम से खड़ी हो पाएगी। इसमें कैप्टन नहीं चाहिए आपको, अब लीडर चाहिए। लीडर और कैप्टन में फ़र्क होता है। लीडर होगा तो जोड़ के रखेगा, वो ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के बाहर दोनों इक्वली ट्रीट करेगा प्लेयर्स को। तो ये नहीं होगा कि पीछे मेरे पास कोई आया यार कप्तान बन जा, इसको हटा रहा हूँ मैं तो मैं बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। लीडर जब बनता है ना, तो पीछे से जब कोई आता है ना, तो वो अपने कप्तान को, अपने उसको बताता है कि यार ऐसा हो रहा है पीछे। जैसे पहले 2 साल पहले था, ये डिस्कस करते थे यार कप्तानी की ऑफर बोर्ड ने की, मना कर दिया। कौन सा बीज किसी चेयरमैन ने बोया कि आपने शाहीन अफरीदी मान गया, हालांकि ये पैक्ट था इनका कि आप बताएंगे कि कप्तानी चेंज होगी या नहीं होगी, आप मुझे बताएंगे। मैं अगर बाबर आजम हूँ तो मुझे रिपोर्ट करेगा। रिजवान को ऑफर हुई, इसने आके रिपोर्ट किया। शादाब को ही उसने छुपा लिया। कि छुपाने वाला अमल कहाँ से शुरू हुआ? उन्हीं की फ्रेंचाइजी कुछ लोग बोर्ड में गए थे, वहाँ से दरार पड़ी, और वही लोग इस टीम को ख़राब करने में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दूसरों के साथ मिलके अपने डिवाइड किया प्लेयर्स को। चेयरमैन ने फ़ायदा उठाया, और उसके बाद टीम का शेर आप देख रहे हैं। शेर आपको याद है? चलिए राशिद भाई, मैं एक आखिरी सवाल के से ये सेशन इख्तिताम करना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आगे पाकिस्तान का एक बिजी स्केड्यूल है। इंग्लैंड ने आना है, फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना है, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में, जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड हिस्सा लेंगे, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? क्या हमारे पास ऐसे टूल्स, ऐसे प्लेयर्स अब एक मौजूद हैं कि हम बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा सकें? क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज़ इज़ डन एंड डस्टेड, और मज़ीद क्रिटिसिज्म होगा वहाँ से। ऐसा क्या पाकिस्तान को करना चाहिए कि एकदम ड्रास्टिक चेंज आ सके? ऑल्दो इट्स गोना टेक टाइम, लेकिन टीम तो वही है जो मैंने बात की। 2 साल पहले भी यही खेल रहे थे, कुछ प्लेयर चेंज हो जाते हैं। खिलाने वाला लीडर कप्तान चाहिए, और टीम के अंदर ऐसा कोच चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग लेके चलें।
अब T20 की अब इस टीम में कोचेस कौन कौन है जरा टेस्ट मैच में? टेस्ट मैच में आपके जेसन गिलेस्पी हैं और अजहर महमूद एज असिस्टेंट कोच हैं, और वनडे फॉर्मेट या T20 फॉर्मेट की बात करें तो वो गैरी क्रिस्टन है। नहीं, इसमें जो हमारी बैटिंग तितर बितर हो गई, इसमें बैटिंग कोच होना चाहिए था अच्छा कोई, लाइक मिसबा उल हक या फील या यूनुस खान, क्यों नहीं है? हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते शायद अपने प्लेयर्स को। मीडिया ने सवाल किया इसका? नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस में बनाने वाले, रन बनाने वाले यूनुस खान ही हिस्सा ना हो। नहीं, मैं यूनुस तो बिग नेम है ना, अगर वो नहीं चाह रहा कोई बैटिंग कोच तो होगा ना जो इनको बता सके सिनारियो में इंतजाम लग जाता है। आप यूटिलाइज इनको सेलेक्टर बना देते हो। अहम जो बात है ना, क्रिकेटर्स यूज़ होते हैं, हम लोग मोरे होते हैं ना, जैसे कप्तान हम मोरे होते हैं, हमें बादशाह बनाते हैं, मोरे को आगे ले जाके बादशाह बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपसे गुफ्तगू करने का बहुत मज़ा आया और हमें काफ़ी इनसाइड डिटेल्स आपने बताई और हमें बताया कि किस तरह पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं और कैसे आगे मज़ीद बेहतर किए जा सकते हैं, जो कि यकीनी तौर पर ग्रास रूट लेवल और सिस्टम में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। एक स्टेबल सिस्टम होगा जिससे आपका पहले ग्रास रूट लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी मजबूत होगी और वहाँ से जो पूल ऑफ प्लेयर्स निकलेगा वो आगे जाके लॉन्ग सर्व करेगा पाकिस्तान को। दिशान, बहुत मज़ा आया आपके साथ और आपके चैनल को हम फॉलो भी करेंगे, देखते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।